ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो एरिक लिडल नामक एक महान धावक और स्वतंत्रता सेनानी की जिंदगी को दर्शाता है। एरिक ने 1924 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी ये जीत न केवल उनकी क्षमताओं का प्रमाण थी, बल्कि ये भी दिखाती थी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और धैर्य हो तो वो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। उनकी शानदार जीत के बाद कई अमेरिकी कंपनियों ने उन्हें अपने खेल करियर को जारी रखने के लिए आकर्षक प्रस्ताव दिए। वो चाहते थे कि एरिक अपने देश के लिए और अधिक पदक जीते, उनकी प्रसिद्धि का लाभ उठाए और एक बड़ा नाम बनाए। लेकिन एरिक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने इन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। उनकी आंखों में किसी और सपने की चमक थी। वो सपना था इंसानियत की सेवा का। उन्होंने तय कर लिया था कि वो खेल की दुनिया को छोड़कर चीन चले जाएंगे। चीन उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि उनका जन्म स्थान भी था। उन्होंने वहां अपने शुरुआती साल बिताए थे और वहीं से उन्हें जीवन की पहली सीख भी मिली थी। इसीलिए उन्होंने वहां पर लौटकर ईसाई धर्म का संदेश फैलाने और जरूरतमंदों की मदद करने का निर्णय लिया। जब एरिक चीन पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया। वहां उन्होंने फ्लोरेंस मैकेंजी नाम की लड़की से शादी कर ली। फ्लोरेंस एक बेहद दयालु और समझदार महिला थी जो हमेशा एरिक के साथ खड़ी रही। शादी के बाद उन्होंने एक ही स्कूल में पढ़ाना शुरू किया जहां वो बच्चों को केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाते थे। वो केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि मार्गदर्शक भी थे जो अपने छात्रों को न केवल किताबों का ज्ञान देते थे, बल्कि जीवन का वास्तविक अर्थ भी समझाते थे। एरिक का स्वभाव बहुत ही कोमल था। वो चीनी लोगों की बहुत परवाह करते थे और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते थे, बल्कि जो भी उनके पास होता था उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते थे। लेकिन उनकी ये शांत और सौम्य जिंदगी ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकी, क्योंकि एक भयानक तूफान उनके जीवन में आने वाला था। चीन और जापान के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इस युद्ध ने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया। हर जगह खून खराबा, विनाश और तबाही का मंजर था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक दिन जब एरिक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा स्कूल आने में देर कर चुका था। एरिक ने खिड़की से झांककर देखा कि वो बच्चा फलों की एक टोकरी लेकर आ रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही पलों में वो मासूम चेहरा हमेशा के लिए मिटने वाला था। अचानक आसमान में कई लड़ाकू विमान मंडराने लगे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने स्कूल के पास बम गिरा दिए। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ये दृश्य देखकर एरिक का दिल दहल गया। वो अंदर तक टूट चुके थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये युद्ध कितना भयानक है और ये निर्दोष लोगों की जिंदगी को किस तरह से नष्ट कर रहा है। जब जापानी सेना ने चीन के कई हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था तो हर तरफ डर और दहशत का माहौल था। धीरे धीरे लोग अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने लगे। एरिक की पत्नी फ्लोरेंस ने भी अपनी बेटियों को बचाने के लिए कनाडा जाने का फैसला किया। उसने एरिक से भी आग्रह किया कि वो उनके साथ चले, लेकिन एरिक ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इन लोगों को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मैं चला गया तो उनकी मदद कौन करेगा। फ्लोरेंस की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो जानती थी कि एरिक का फैसला अटल है। जाने से पहले उसने एरिक के सबसे अच्छे दोस्त यू से वादा किया कि वो एरिक का ख्याल रखेगा। फिर वो अपनी बेटियों के साथ कनाडा के लिए रवाना हो गए। एरिक ने जाओ जांग नामक क्षेत्र में एक नौकरी ढूंढ ली ताकि वो वहाँ के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सके। वो दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते थे। जापानी सेना ने उनके घर को तहस नहस कर दिया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपने स्कूल में चले गए, जिसे अब शरणार्थी शिविर में बदल दिया गया था। शरणार्थी कैंप में एरिक दिन रात मेहनत करते थे। वो हर सुबह सभी को दौड़ने के लिए ले जाते थे ताकि युद्ध के भयानक माहौल में भी उनका मनोबल रहे। उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं होने दिया। उनके व्यक्तित्व की अच्छाई और दयालुता से सभी लोगों में एक नई आशा जागी। एक दिन दौड़ते हुए एरिक को सड़क पर एक लावारिस बच्चा मिला। वो नन्हा लड़का बेहद डरा हुआ था और उसके चेहरे पर अनगिनत सवाल थे। एरिक ने उसे अपने साथ स्कूल ले आए और अपने बच्चे की तरह उसे प्यार देने लगे। उन्होंने जाओ को पढ़ाना लिखाना सिखाया ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। फिर एक दिन एरिक को कनाडा से फ्लोरेंस का पत्र मिला। उसने लिखा था कि उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया है। इस खबर को पढ़कर एरिक की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। उन्होंने अपने शरणार्थी दोस्तों को इकट्ठा किया और अपनी बेटी के जन्म का जश्न मनाया। ये जश्न उस कठिन समय में एक नई रोशनी की तरह था, जिसने सबके दिलों में उम्मीद की किरण जगा दी। लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जापानी सेना का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एरिक ने अपने दोस्त यू से उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका भाई शैश वैंग एक हॉस्पिटल में काम करता है, लेकिन वहाँ दवाइयों की सख्त जरूरत थी। मिशनरीज के पास पैसा खत्म हो चुका था और मरीजों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। ये सुनकर एरिक चुप से बैठ गया एकदम। उन्होंने अपनी आखिरी अमानत, अपनी पुश्तैनी घड़ी तक बेच दी ताकि कुछ पैसे इकट्ठा किया जा सके। वो जानते थे कि ये घड़ी उनके परिवार की विरासत थी, लेकिन उनके लिए किसी की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था।
कुछ ही दिनों में एरिक और यू ने रात के अंधेरे में छिपकर एक हॉस्पिटल से जरूरी दवाइयां खरीदी। ये काम बेहद खतरनाक था क्योंकि जापानी फौज ने दवाइयां खरीदने पर रोक लगा दी थी, लेकिन एरिक ने हर जोखिम उठाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। एक दिन वो ट्रकों में दवाइयां भरकर शैशवैंग के हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े, लेकिन अचानक वो जापानी चेक पॉइंट पर आ पहुंचे। यहाँ हर एक चीज की कड़ी जांच हो रही थी। जब गार्ड्स ने एरिक और उनकी टीम को रोका तो एरिक ने उन्हें एक पुराना अखबार दिखाया जिसमें उनके ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने की खबर छपी थी। गार्ड्स ने उनसे पूछा, तुम चीन में क्या कर रहे हो? एरिक ने जवाब दिया, मैं यहाँ एक स्कूल टीचर हूँ और इन लोगों की मदद करने आया हूँ। ये सुनकर गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया। आखिरकार वो हॉस्पिटल पहुंचे और मरीजों के लिए दवाइयां पहुंचाई। उनके इस कार्य ने न केवल कई जिंदगियां बचाई बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्ची मानवता किसी भी मुश्किल परिस्थिति में रास्ता खोज निकालती है। कुछ समय बाद जापान और अमेरिका के बीच युद्ध और भी भयानक रूप ले चुका था। जापानी सेना ने चीन में अपना दबदबा बढ़ा लिया था और वहां रह रहे विदेशी नागरिकों को संदेह की नजर में देखा जा रहा था। एक दिन जब एरिक किसी की शादी में शामिल हुए थे तभी जापानी फौज ने वहां पर आकर हमला कर दिया और सब कुछ तबाह कर दिया। शादी का माहौल एक पल में ही चीख पुकार और दहशत में बदल गया। जापानी सैनिकों ने वहां मौजूद सभी लोगों को पकड़ लिया और उन्हें जबरन जेल कैंप में कैद कर दिया। ये कैंप सामान्य जेलों से भी बदतर था। यहाँ बंदी बनाए गए लोगों को बेहद अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था और छोटी छोटी गलतियों पर निर्दयता से दंडित किया जाता था। जब सभी बंदियों को अलग अलग समूह में बांटा जा रहा था तो कैंप लीडर ने घोषणा की कि परिवार वालों को एक साथ रखा जाएगा और बाकी लोगों को अलग कर दिया जाएगा। एरिक को अलग कर दिया गया क्योंकि उनका परिवार अब कनाडा में था। एक रात जब एरिक अपनी कोठरी में आराम करने की कोशिश कर रहे थे तभी कुछ गार्ड्स ने उन्हें अचानक नींद से जगा दिया और उन्हें जबरन जापानी फौज के कमांडर के पास ले गए। कमांडर ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, ओलंपिक चैंपियन हो ना तुम। मैंने सुना है कि तुम बहुत तेज हो दौड़ने में। देखते हैं कि तुम अभी भी वैसे ही दौड़ पाते हो नहीं। एरिक समझ गए कि कमांडर अपनी ताकत दिखाने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उनसे दौड़ में रेस करना चाहते हैं। तभी एरिक के साथ विशेष व्यवहार किया जाने लगा। उन्हें थोड़ा बेहतर खाना दिया जाने लगा, लेकिन एरिक ने यह भोजन खुद खाने के बजाय अपने साथी कैदियों में बांट दिया। इसी बीच एरिक के पुराने दोस्त यू और जाओ उसकी तलाश में थे। वो जानते थे कि एरिक को जापानी सेना ने बंदी बना लिया है, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल था कि उसे किस कैंप में रखा गया है। कई हफ्तों की खोज के बाद वो उस जेल कैंप में पहुंचने में सफल हो गए जहां एरिक को कैद किया गया था, लेकिन वो उसे सीधा नहीं मिल सकते थे। इसलिए उन्होंने जेल कैंप में ही सफाई कर्मी की नौकरी कर ली, जिससे उन्हें वहां आने जाने और अंदरूनी गतिविधियों की जानकारी रखने का मौका मिल सके। एक दिन जब एरिक बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तभी उन्होंने यू और जाओ को सफाई करते हुए देखा। उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। वो ये देखकर खुश थे कि उनके दोस्त अभी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उस रात जाओ ने चोरी छिपे एक बैग भरकर कैंप के टावर के नीचे रख दिया जिसमें ताजे फल और सब्जियां थी। जब एरिक ने अपने साथी कैदियों के साथ बैग खोला तो वो खुशी से झूम उठे। ये छोटा सा उपहार उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ दिनों बाद कमांडर और एरिक की दौड़ का दिन आ गया। सभी कैदी एरिक की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एरिक पिछले कई दिनों से भूखे थे, जिससे उनकी ताकत बेहद कमजोर हो चुकी थी। जैसी दौड़ शुरू होती है, एरिक ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन कमजोरी के कारण वो जल्द ही गिर पड़े और कमांडर ने ये दौड़ जीत ली। कमांडर को अपनी जीत पर घमंड था, लेकिन तभी एरिक के एक दोस्त ने चिल्लाकर कहा, एरिक ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, फिर भी उसने अपनी जान डाल दी। ये सुनकर गार्ड्स गुस्से में आ गए और उन्होंने एरिक को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जब उन्हें पता चला कि एरिक ने अपना भोजन अपने साथियों कैदियों को बांट दिया था तो कमांडर को और भी क्रोध आ गया। उसने एरिक और उनके एक साथी डेविड को सजा के तौर पर एक छोटे अंधेरे बक्से में डाल दिया। एक रात जाओ जैसे तैसे कैंप में घुसकर एरिक के पास पहुंचा। वो उनके लिए खाना और पानी लेकर आया, लेकिन एरिक के साथ साथ डेविड भी भूखा प्यासा कैद था। एरिक ने बिना एक पल की देरी किए अपना खाना डेविड के साथ बांट लिया। यू और जाओ ने एरिक से कहा, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, अगर तुम रुके तो ये जापानी सैनिक तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन एरिक ने जवाब दिया, मैं अपने साथियों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो इन निर्दोष लोगों को और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे और मैं ये सह नहीं सकता। कुछ दिन बाद एरिक और डेविड की सजा खत्म हो गई और उन्हें अंधेरे बक्से से निकालकर कैंप के कमरे में भेज दिया गया। उनके लौटने पर साथी कैदियों ने खुशी मनाई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक चल नहीं सकी। अगले ही दिन जापानी सैनिकों ने उनके हालात और मुश्किल बना दिए। एरिक की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। भूख और अत्यधिक मेहनत के कारण वो कमजोर हो चुके थे। इसी बीच कैंप में कैदी ह्यू गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे बचाने के लिए जरूरी दवाइयों की सख्त जरूरत है। एरिक ने सुनते ही कमांडर के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने कमांडर को चुनौती दी कि अगर मैं तुम्हें दौड़ में हरा दूं तो हमें बाहर से दवाइयां मंगवाने की अनुमति दी जाए। कमांडर ने पहले उनकी चुनौती को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि एरिक अब कमजोर हो चुका है, उसे हराना आसान होगा, इसलिए उसने शर्त मान ली। एरिक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ में कमांडर को हरा दिया।
उसकी जीत ने सभी कैदियों में नई उम्मीद जगा दी। कमांडर ने गुस्से में लेकिन मजबूरी में वादा निभाया और दवाइयां बाहर से मंगवा दी। लेकिन इसी बीच जाओ तब तारों के बीच से बाहर जा रहा था, तभी कमांडर ने बिजली छोड़ दी। जाओ को इतना जबरदस्त झटका लगा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जाओ की मौत से एरिक और यू अंदर से पूरी तरह टूट गए, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि जापान की हार अब नजदीक है। कुछ दिनों बाद एरिक की तबीयत और बिगड़ गई। उसे ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन इलाज के अभाव में वो धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रहे थे। आखिरकार एक दिन एरिक ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके जाने के बाद सभी कैदियों ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ दफनाया और उनके संघर्ष को सलाम किया। उनकी मौत के 5 महीने बाद खबर आई कि जापान ने युद्ध में हार मान ली और अब सभी लोग आजाद हैं। आखिरकार जिस दिन का उन्हें इंतजार था वो दिन आ ही गया। उस दिन सभी ने अपनी आजादी का जश्न मनाया और अपने सबसे प्रिय साथी एरिक लिटिल को याद किया। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो हमेशा इंसानियत, साहस और बलिदान की मिसाल बने रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।